नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें हम सब जानते हैं कि शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश के रूप में विश्व में बच गया। अब अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्रों की तलाश की जाने लगी। अभी तक विश्व में जो अमेरिकी वर्चस्व बना हुआ है, तो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में विभिन्न जो संप्रभु देश हैं वो मिलकर आपस में संगठन बनाने लगे और उसका कुछ नाम देने लगे। जैसे इसको हम क्षेत्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। इसमें यूरोपीय संघ, आसियान, फिर इसी क्रम में और बहुत सारे संगठन बने क्षेत्रीय संगठन, जैसे दक्षेस है जिसको सार्क भी बोला जाता है। तो इस पाठ में हम अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र में यूरोपीय संघ का गठन, आसियान का गठन, माओ के बाद चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना और भारत व चीन का संबंध किस प्रकार से है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? जब एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले संप्रभु देश आपस में समझौता करके एक संगठन बना लेते हैं तो ये कहलाता है क्षेत्रीय संगठन। इनका मूलतः उद्देश्य रहता है आर्थिक व्यापार व्यवसाय करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये होता है कि यदि इस क्षेत्र के लोग आपस में एक होंगे तो कोई दूसरा देश इन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। आर्थिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनकी एकता को देखकर कोई दूसरा देश इन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ही इस क्षेत्रीय संगठन का गठन किया जाता है। तो क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन के बनाने की आवश्यकता और उनके उद्देश्य जो है निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय संगठन आकार में छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण उनके जितने भी सदस्य देश हैं उनमें एकता की भावना होती है। आकार में छोटे जैसे 7-8 देश, 10 देश इस प्रकार से मिल करके एक क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं। तो आकार में छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण सभी देश आपस में एक होकर के रहते हैं, एकता की भावना इनमें बहुत प्रबल रहती है। दूसरा है क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अपने क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं इनको हर प्रकार का सहयोग देंगे और अपने क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की भूमिका भी निभाते हैं। इन क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य ही होता है कि हर देश जो इनके संगठन में शामिल हैं वो आर्थिक उन्नति करके अपना विकास करें। तीसरा है क्षेत्रीय संगठन सदस्यों के आपसी व्यापार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करते हैं। जितने भी क्षेत्रीय संगठन में शामिल देश हैं, जिसे मान लीजिए 8 देश शामिल हैं, तो ये 8 देश क्या करेंगे, अपने संगठन में जो शामिल देश हैं इनके बीच में ही आपसी व्यापार को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे और हर प्रकार से इनको सुविधा प्रदान करेंगे। फिर अगला है क्षेत्रीय संगठन विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने की भी अवधारणा को जन्म देता है या भूमिका निभाते हैं। एक बड़ी शक्तिशाली देश का कोई अकेला देश मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यदि यहीं पर 8-10 लोग मिलकर के एक क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं तो बड़े से बड़ा
शक्तिशाली देश का भी ये मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये क्षेत्रीय संगठन ने अपना उद्देश्य बना करके रखा हुआ है। तो क्षेत्रीय संगठन के ये उद्देश्य हैं। और क्षेत्रीय संगठन जो बनता है इसका क्या महत्व रहता है? तो क्षेत्रीय संगठन का महत्व जो है अनेक प्रकार से हमको दिखाई देता है। पहला तो इसमें विश्ववाद को जन्म देता है। जो देश अपने अकेले के बारे में सोचता है वो इस संगठन के माध्यम से विश्व के बारे में सोचता है। अपने संगठन में शामिल देशों के साथ तो व्यापार व्यवसाय करता ही है, साथ ही साथ विश्व के सभी देशों के साथ ये अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने का इच्छुक होता है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सहायक। क्षेत्रीय संगठन में शामिल देश अपने क्षेत्र विशेष में जो समस्या रहती है इसको दूर कर लेते हैं। तो जब इनकी समस्या ये लोग स्वयं दूर कर लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए ये सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण है, फ्रांस और जर्मनी के बीच लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा था, तो उस विवाद को इन्होंने अपने से ही निपटा लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और इसी कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ में के कार्यों में सहायक की भूमिका निभाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीयता। क्षेत्रीय संगठन के अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीयता को महत्व दिया है। यानी अपने देश का विकास करते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी देश आगे बढ़ें व्यापार व्यवसाय के मामले में, इस मामले में भी ये प्रयास करते हैं। और राष्ट्रोत्तर उद्देश्य। क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रोत्तर उद्देश्य के कारण सहयोग देते हैं। यानी हर क्षेत्रीय संगठन में शामिल हर देश का स्वयं का अपने राष्ट्र का उद्देश्य होता है। तो इसमें जब शामिल होते हैं, कार्य करते हैं, तो इनके राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसलिए भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कार्य करते हैं। ये तो हो गया क्षेत्रीय संगठन का अर्थ, इसका कार्य और इसका महत्व। आगे हम पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन की स्थापना क्यों हुई, किस कारण से हुई, तो थोड़ा हम अतीत में चलते हैं, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं पढ़े हैं, प्रथम विश्व युद्ध पढ़े। इसमें नहीं, सॉरी, ये सामाजिक विज्ञान पाठ में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप सब पढ़ चुके होंगे कक्षा 10वीं में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अपार जनधन की हानि हुई, आर्थिक नुकसान सभी देशों को उठाना पड़ा। इस विश्व में यूरोप के सभी देशों ने भाग लिया था, युद्ध भी वहीं से शुरू हुआ था, यूरोपीय देशों को ही सबसे अधिक नुकसान हुआ था। तो जितने भी यूरोपीय देश अपने आप को विकसित करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हो चुके थे उनको विकसित करने के लिए ये एकत्रित होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में शीत युद्ध का भी जन्म होता है। शीत युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जारी होता है। इस शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। विश्व का हर नवोदित देश किसी न किसी गुट में शामिल होता है। इससे गुटी राजनीति को बल मिलता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदलती है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और विश्व में अमेरिका ही एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आता है। अमेरिका को चुनौती देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका को चुनौती देना मतलब उससे पंगा लेना ही है, हम कह सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मामले में हो चाहे सैनिक मामले में हो। सोवियत संघ भी सेना के मामले में बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन पूर्वी यूरोप के देश जहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, साम्यवाद के नज़दीक थे, वहाँ पर भी परिवर्तन होना दिखाई देता है। तो इससे क्या है, अमेरिकी वर्चस्व को ही ज़्यादा बल मिलता है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है। तो इसी परिस्थिति का निपटारा करने के लिए विश्व का हर देश जो अपने क्षेत्र विशेष में शामिल देश हैं उनके साथ सहयोग करने लगा
और उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी देश मिलकर के एक क्षेत्रीय संगठन बनाने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। इसमें यूरोप के देश इसमें शामिल थे 1 जनवरी 1958 को। ये आगे चलकर यूरोपीय साझा बाजार व यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय यूनियन की स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इसके कार्य करने के तरीके क्या थे, इसका प्रभाव क्या हुआ, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।